एक गांव का नाम था रामपुरा। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। चौपाल पर हर शाम चर्चा होती, बच्चे गलियों में खेलते और महिलाएं कुएं पर पानी भरते हुए एक दूसरे से गप्पे मारती। इसी गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, राम स्वरूप परिवार की हवेली। राम स्वरूप गांव के इज्जतदार आदमी थे। खेती बाड़ी और थोड़ा बहुत व्यापार कर उन्होंने इतना बड़ा घर खड़ा किया था कि लोग दूर दूर से आकर देखते थे। हवेली में चारों बेटे रहते थे, राम किशोर, रमेश, सुरेश और महेश। उनके परिवार, बच्चे और पत्नियां सब एक साथ रहते थे। राम किशोर सबसे बड़ा बेटा था। उम्र करीब 45 साल, सीधा सादा और मेहनती, लेकिन थोड़ा दब्बू स्वभाव का। उसकी पत्नी शांति घर की बड़ी बहू थी। शांति दिखने में अच्छी, कामकाज में तेज और बोलने में चतुर थी। बाहर वालों के सामने वो बहुत मीठा बोलती थी, लेकिन घर के भीतर उसकी एक आदत थी जो धीरे धीरे पूरे परिवार के लिए जहर बन गई, और वो आदत थी चुगली करना। शांति का स्वभाव ऐसा था कि उसे लगता कि घर का हर राज उसी के पास होना चाहिए, और फिर वो उस राज का इस्तेमाल बाकी लोगों को एक दूसरे से भिड़ाने के लिए कर सके। अगर छोटी बहू रसोई में देर से पहुंचे तो वो तुरंत सास के कान भरती। माँ जी, देखिए ना, इन्हें काम से कोई मतलब नहीं है, बस बातें बनाने में माहिर हैं। अगर देवर अपनी पत्नी से हंस बोल ले तो वो अपने पति से कहती, देखो जी, आपके भाई को तो घर की चिंता ही नहीं, दिन रात बीवी के पीछे घूमता रहता है। इस तरह वो हर घटना को तोड़ मरोड़ कर ऐसे सुनाती कि सामने वाला गुस्से में आ जाए। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां कभी सब बहुएं मिलकर हंसी खुशी काम करती थी, वहां अब शक और अविश्वास घर करने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। बच्चे भी आपस में लड़ने लगे, क्योंकि उनकी माएं एक दूसरे से खफा रहती। त्योहार जो पहले पूरे गांव में मिसाल बनते थे, अब मनमुटाव की वजह से फीके पड़ने लगे। रामकिशोर अपनी पत्नी की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करता। उसे लगता कि शांति जितना घर की फिक्र करती है, उतना कोई और नहीं कर सकता। लेकिन असलियत ये थी कि उसकी यही अंधभक्ति शांति के चुगलखोर स्वभाव को और बढ़ावा देती थी। वो दिन रात यही सोचती रहती कि किसकी कौन सी गलती पकड़कर किसके सामने रख दूं, ताकि सब उसे बुद्धिमान औरत समझें। सबसे छोटी बहू सुनीता पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने जल्दी ही समझ लिया कि असली समस्या जेठानी की चुगली करने की आदत है। लेकिन वो चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने खुलकर कुछ भी कहा तो सारा दोष उसी पर मढ़ दिया जाएगा। उसने ठान लिया था कि सही समय आने पर ही वो सच्चाई सबके सामने लाएगी। रामपुरा गांव में त्योहारों की धूम पूरे गांव में छा जाती थी। चाहे होली हो, दिवाली हो या तीज त्योहार, हर घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता था। रामस्वरूप की हवेली तो गांव की सबसे बड़ी थी, इसलिए त्योहारों पर यहाँ सबसे ज्यादा रौनक रहती। चारों बहुएं मिलकर घर सजाती, बच्चे दौड़ दौड़ कर पटाखे फोड़ते और पुरुष बाजार से मिठाई और सामान लाते। बाहर से देखने वालों को लगता कि ये परिवार तो सचमुच स्वर्ग है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। दिवाली का समय था। घर के आंगन में मिट्टी के दिए सजे हुए थे। छोटी बहुएं लक्ष्मी और सुनीता मिलकर रंगोली बना रही थी। दोनों हंसते हुए रंग भर रही थी और बच्चों को भी सिखा रही थी। तभी शांति वहां आई। उसने देखा कि सब बहुएं मिलजुल कर त्योहार का आनंद ले रही हैं, जबकि वो खुद दियों की सफाई कर रही है। उसके दिल में जलन उठी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को सास के पास जाकर बोली, माँ जी, आप देख रही है ना, सारा काम तो मेरे कंधों पर है। बाकी बहुएं बस रंगोली बनाकर मौज कर रही हैं। काम की असली जिम्मेदारी उठाना किसी को पसंद ही नहीं। सास, जो उम्र दराज और थोड़ी संकुचित सोच वाली महिला थी, तुरंत उसकी बातों में आ गई। उन्होंने बिना सच्चाई जांचे परखे लक्ष्मी और सुनीता को डांट दिया। दोनों बहुएं हैरान रह गईं। वे मन ही मन सोचने लगी, हम तो शौक से घर सजाने बैठी थी और इसका मतलब ही बदल दिया गया। उनके दिल में जेठानी के लिए नाराजगी बैठ गई। फिर पूरा त्योहार तनाव में गुजरा। इसी तरह होली आई। होली पर सब मिलकर रंग खेलते, लेकिन उस दिन शांति ने फिर एक नया खेल खेला। उसने अपने पति रामकिशोर से कहा, देखो जी, रमेश की पत्नी तो बहुत आगे बढ़ बढ़कर रंग खेल रही थी।
गांव के मर्द भी देख रहे थे। ये क्या शोभा देता है? बहू को थोड़ी मर्यादा में रहना चाहिए। रामकिशोर ये सुनकर भड़क गया। उसने तुरंत रमेश को टोक दिया। रमेश को बुरा लगा। मेरी पत्नी ने बस सबके साथ केवल हंसी मजाक किया था, इसमें गलत क्या है? लेकिन भाई की डांट ने उसे चोट पहुंचा दी। धीरे धीरे भाइयों के बीच का विश्वास भी दरकने लगा। हर त्योहार, हर मौका शांति के लिए चुगली करने का नया बहाना बन जाता। अगर कोई बहू मायके की चिट्ठी पढ़ती तो वो कहती, देखो इन्हें तो अपने मायके की ज्यादा चिंता है। अगर कोई देवर अपने बच्चों को ज्यादा दुलार लेता तो कहती, आपके भाई अपने बच्चों को ही सब कुछ मानते हैं, हमारे बच्चों की परवाह किसे है? धीरे धीरे बच्चों में भी असर दिखने लगा। वे आपस में लड़ने लगे। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारी माँ कामचोर है, या मेरे पापा कहते हैं तुम्हारे पापा भरोसे के लायक नहीं। बच्चों की मासूम दोस्ती चुगली के जहर से बिगड़ने लगी। सबसे छोटी बहू सुनीता चुपचाप ये सब देखती रहती। वो कई बार चाहती कि सास के सामने या पति के सामने सच बोल दे, लेकिन जानती थी कि अगर उसने सीधे जेठानी का नाम लिया तो पूरा घर उसी पर टूट पड़ेगा। इसलिए वो धैर्य रखती और सोचती, एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। लेकिन जब जब घर का माहौल अच्छा होने लगता, शांति अपनी जुबान से आग लगाना न भूलती। उसकी आदत बन चुकी थी। किसी को खुश देखना उसके लिए असहनीय था। उसे लगता कि अगर सब बहुएं मिलजुल कर रहेंगी तो उसकी बड़ी बहू वाली अहमियत घट जाएगी। इसलिए वो हर हाल में दीवारें खड़ी करना चाहती थी। रामस्वरूप की हवेली सिर्फ एक घर नहीं थी, बल्कि चारों भाइयों की मेहनत और एकता की निशानी थी। पिता के गुजर जाने के बाद चारों भाइयों ने मिलकर खेती बाड़ी संभाली थी। पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस घर में बंटवारे की बात होगी। लेकिन धीरे धीरे शांति की जुबान ने ऐसी चिंगारी लगाई कि परिवार की नींव ही हिलने लगी। रामकिशोर खेत से लौटता तो शांति उसके कान भर देती, देखो जी, रमेश और सुरेश तो बस दिखावा करते हैं, असली मेहनत तुम करते हो। फिर भी जब फसल बिकती है तो सब बराबर बांट लेते हैं, क्या ये इंसाफ है? रामकिशोर सीधा साधा था, लेकिन पत्नी की बातें उसके मन पर असर डालती। वो सोचने लगा कि शायद सचमुच उसका हक मारा जा रहा है। दूसरी ओर शांति ने रमेश की पत्नी लक्ष्मी के कान भरे, तुम्हारे पति तो घर का सारा बोझ उठाते हैं, पर कमाई का मजा महेश की पत्नी उठाती है। तुम चुप बैठी रहोगी तो हमेशा दबाई जाओगी। लक्ष्मी भोली थी, लेकिन पति से जाकर उसने ये बात कही। रमेश भी सोच में पड़ गया। धीरे धीरे तीनों भाइयों के बीच खटपट शुरू हो गई। कभी खेत की जुताई को लेकर बहस होती, कभी पैसों के हिसाब पर शक उठता। पहले जहां सब मिलकर एक थाली में खाना खाते थे, अब हर कोई अपने हिस्से का हिसाब मांगने लगा। एक दिन हवेली में बड़ा झगड़ा हो गया। वजह थी गेहूं की फसल का दाम। इस बार मंडी में अनाज बेचने महेश गया था। शांति ने घर आकर सबके सामने कहा, महेश ने गेहूं ऊंचे दाम में बेचा, पर सही हिसाब नहीं बताया। देख लेना, ये सब तुमसे छिपा रहा है। ये सुनकर रमेश और सुरेश भड़क गए। उन्होंने महेश से पूछा, सच सच बताओ महेश, गेहूं के दाम कितने मिले? महेश ने सच सच बताया, लेकिन उनकी शक भरी नजरें देखकर उसका दिल दुख गया। उसने सोचा, पत्नी सही कहती है, भाई मुझे शक की नजर से देखते हैं। गांव में बात फैल गई कि राम स्वरूप के बेटों में अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा। लोग कहते हैं, इतना बड़ा परिवार, लेकिन आपस में ही एक दूसरे को खा रहे हैं। ये सुनकर सास का दिल टूट जाता। वो रात भर जाग कर सोचती कि कहाँ गलती हो गई। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली वजह उनकी बड़ी बहू की चुगलखोरी है। बच्चों पर भी असर गहराने लगा। अब वे साथ खेलने की बजाय अलग अलग टोली बना लेते। एक दिन तो दो बच्चों में लड़ाई हो गई। एक ने दूसरे से कहा, मेरे पापा कहते हैं कि तुम्हारे पापा धोखेबाज हैं। ये सुनकर सारा घर सन्न रह गया। जो जहर शांति ने बड़े बड़ों के कानों में घोला था, अब वही मासूम बच्चों की जुबान पर आ गया। सुनीता ये सब देखती और मन ही मन घुटती। उसने पति महेश से कहा, हम सब बिखरते जा रहे हैं, कोई है जो इस आग में घी डाल रहा है। लेकिन अगर अभी हमने सच का सामना नहीं किया तो ये घर हमेशा के लिए टूट जाएगा। महेश को भी कुछ कुछ अंदाजा था, लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं कह पाता।
उसे डर था कि भाई भाभी उससे नाराज हो जाएंगे। उधर शांति को लगता कि उसका कद बढ़ रहा है। अब घर की हर चर्चा उसी से शुरू होती थी। अगर सास को कुछ जानना होता तो वो शांति से पूछती। अगर भाई आपस में लड़ते तो भी असली वजह वही होती। उसे ये सब देखकर संतोष मिलता, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये आग एक दिन उसके अपने घर को भी जला देगी। समय बीतते बीतते हवेली का माहौल इतना भारी हो गया कि लोग वहां कदम रखते ही तनाव महसूस करने लगते। जो घर कभी पूरे गांव के लिए मिसाल था, अब गुटबाजी और तानों का अखाड़ा बन चुका था। सुबह से ही आंगन में किसी न किसी बहू की आवाज गूंजती रहती। मैंने तो सारा काम कर दिया, बाकी लोग तो बस बातें बनाते हैं। दोपहर को भाइयों में खेत या पैसों को लेकर खटपट होती और शाम को सास के सामने किसी की चुगली। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रमेश और सुरेश ने कई बार सोचा कि अब अलग हो जाना ही बेहतर है। एक शाम गांव की चौपाल से लौटते हुए रमेश ने सुरेश से कहा, भाई, ये माहौल और सहा नहीं जाता। हर रोज शक, हर रोज ताने। क्यों ना हम अपना हिस्सा अलग ले लें? सुरेश ने आह भरते हुए कहा, सोच तो मैं भी यही रहा हूं, लेकिन माँ का क्या होगा? और बच्चे? अगर घर बिखर गया तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। दोनों चुप हो गए, लेकिन उनके दिलों में दरार गहरी होती गई। सास, जो हमेशा चाहती थी कि चारों बेटे एक साथ रहें, अब निराशा में डूबने लगी। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि, परिवार को जोड़े रखना, अब उनकी आंखों के सामने बिखर रहा है। वे अक्सर मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे अलग ना हो, घर ना टूटे। लेकिन लौटकर जब वे देखती कि बहुएं आपस में मुंह फुलाए बैठी हैं और बेटे एक दूसरे से बात करने से बचते हैं, तो उनका कलेजा फटने लगता। इसी बीच रामकिशोर की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दिन रात चिंता में डूबा रहता। पत्नी शांति की बातें उसके मन को और बोझिल कर देती। देखो जी, तुम्हारे भाई तुम्हें धोखा देंगे। तुम ही सबसे ज्यादा मेहनती हो, लेकिन सब तुम्हारा हक मार लेंगे। धीरे धीरे उसका मन अशांत होता गया। वो खेत पर जाते हुए भी गुमसुम रहता, बच्चों से भी चिड़चिड़ाने लगा। एक रात अचानक उसकी छाती में तेज दर्द उठा। घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इन्हें तनाव और चिंता ने बीमार कर दिया है। अगर माहौल ऐसा ही रहा तो हालत और बिगड़ सकती है। ये सुनकर सब भाई सन्न रह गए। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, देखा आपने, ये सब हमारे झगड़ों का नतीजा है। अगर हमने खुद को नहीं संभाला तो भाई की जान भी जा सकती है। उस रात सब लोग सो नहीं पाए। हवेली में पहली बार सन्नाटा पसर गया। भाई अलग अलग कोनों में बैठकर सोच रहे थे कि आखिर हालात इतने बिगड़े कैसे। सास राम किशोर के सिरहाने बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। बच्चे डर से सहमे हुए थे। सुनीता ने सोचा, अब वक्त आ गया है कि सच को सबके सामने रखा जाए। अगर आज भी हम चुप रहे तो ये घर हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसके मन में योजना बनने लगी कि कैसे वो धीरे धीरे सबको असली वजह तक लेकर जाएगी, शांति की चुगली तक। रामकिशोर की बीमारी ने हवेली की रौनक छीन ली थी। घर का माहौल अब इतना गंभीर था कि कोई हंसने बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। डॉक्टर की बातें सबकी कानों में गूंज रही थी। तनाव और चिंता ने इन्हें बीमार कर दिया है। भाइयों के दिल में डर बैठ गया था कि कहीं उनके बड़े भाई को कुछ हो न जाए। सुनीता, जो अब तक चुपचाप हालात देख रही थी, उस रात भगवान से प्रार्थना करने बैठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु, ये परिवार बिखर रहा है, आप ही रास्ता दिखाइए। प्रार्थना खत्म होते ही उसके मन में दृढ़ निश्चय जागा। अब चुप रहने का समय नहीं है।
सच सबको बताना ही होगा। अगले दिन उसने सास और सभी भाइयों को आंगन में बुलाया। शांति भी वहां मौजूद थी। माहौल गंभीर था। सुनीता ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि मेरे बोलने से आप सबको बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आज सच ना कहा तो ये घर हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा। सुनीता ने आगे कहा, क्या आपने गौर किया है कि जब जब हमारे बीच झगड़ा हुआ, उसकी जड़ कोई ना कोई चुगली रही। जब रमेश भैया की पत्नी मायके जाना चाहती थी, तब भी झगड़ा हुआ। जब होली पर रंग खेला गया, तब भी ताना मारा गया। जब फसल बिकी, तब भी शक की आग भड़की। और हर बार किसी न किसी के कान में आग भरने का काम भी एक ही इंसान ने किया। सभी की नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। सुनीता ने सीधे शांति की ओर देखकर कहा, हाँ दीदी जी, ये सब आपकी चुगली की वजह से हुआ है। आपने हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहकर हमारे बीच में जहर घोला। आपने भाई को भाई से, बहू को बहू से, बच्चों को बच्चों से दूर कर दिया। अगर आज हम बिखरने की कगार पर हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। कुछ पल के लिए इस आंगन में सन्नाटा छा गया। शांति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? मैं तो घर की भलाई के लिए बोलती थी। सुनीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, घर की भलाई चुगली से नहीं होती दीदी जी। घर की भलाई प्रेम, विश्वास और एकता से होती है। भलाई का नाम लेकर अगर हम सबको तोड़ें, तो वो भलाई नहीं, विनाश है। रमेश और सुरेश सोच में पड़ गए। उन्होंने एक एक करके बीती घटनाएं याद की। सचमुच हर बार झगड़े से पहले शांति की कोई न कोई बात आग में घी डालती थी। धीरे धीरे उन्हें यकीन होने लगा कि सुनीता सही कह रही है। सास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने शांति की ओर देखा और कहा, बहू, मैंने तुम्हें हमेशा सबसे समझदार माना, लेकिन तुमने मेरी उम्र भर की मेहनत मिट्टी में मिला दी। मैंने जिस घर को जोड़े रखने के लिए अपनी जान लगा दी, उसी घर को तुम्हारी जुबान ने तोड़ दिया। राम किशोर, जो बिस्तर पर पड़ा पड़ा सब सुन रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कमजोर आवाज में कहा, शांति, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, लेकिन अगर ये सच है कि हमारे झगड़ों की वजह तुम्हारी चुगली रही, तो मैं भी उतना ही दोषी हूँ, क्योंकि मैंने आंख मूंद कर तुम्हारी हर बात मान ली। अब सारा घर शांति की ओर देख रहा था। शांति के लिए ये पल बेहद कठिन था। उसके मन में अपराध बोध जागने लगा। उसे एहसास हुआ कि अपनी अहमियत बढ़ाने के चक्कर में उसने रिश्तों का खून कर डाला। आंगन में सबके सामने जब सच का आईना रखा गया, तो शांति अंदर तक कांप उठी। उसका चेहरा उतर गया था। आंखों में अपराध बोध था, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। वो कुछ पल चुप रही, फिर बड़बड़ाते हुए बोली, ठीक है, अगर मेरी वजह से सबको इतना दुख पहुंचा है, तो मैं ही गलत हूँ। मुझे क्या मिला इन सब में? मैंने तो बस यही चाहा था कि तुम लोग मेरी बात सुनो, मुझे महत्व दो, लेकिन आज लगता है कि मैंने रिश्तों की नींव हिला दी। सास ने भारी आवाज में कहा, शांति बहू, महत्व पाने का तरीका ये नहीं होता कि हम दूसरों को छोटा करके खुद बड़े बने। महत्व तो सेवा से, प्यार से और त्याग से मिलता है। जो बांटता है वही सबसे बड़ा होता है। रामकिशोर बिस्तर पर लेटे लेटे ही बोल पड़े, शांति, अगर तुम आज सच में अपनी गलती मान लो, तो शायद ये घर अभी भी बच सकता है। हमने बहुत साल एक साथ गुजारे हैं। मत भूलो, रिश्तों को जोड़ना ही असली जीवन है। शांति अब रो पड़ी। उसके भीतर का बोझ बाहर आ गया। उसने सास के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में चुगलखोर बन गई थी। अपने मन का अकेलापन दूर करने के लिए मैंने झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। मुझे लगा इससे सब मेरी ओर ध्यान देंगे, पर मैंने घर का सुख चैन छीन लिया। आज मैं कसम खाती हूँ कि अब कभी किसी के बीच आग नहीं लगाऊंगी। सास ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। बोली, अगर तू सच्चे दिल से बदलना चाहती है,
तो ये घर तुझे जरूर माफ करेगा। रमेश और सुरेश भी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, भाभी जी, हमें भी गुस्सा आता था, लेकिन अब हम समझते हैं कि गुस्से से कुछ नहीं मिलता। चलो अब मिलकर घर को फिर से संवारते हैं। सुनीता, जिसने ये सच सामने लाने की हिम्मत दिखाई थी, सबकी आंखों में आदर की जगह पा चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, घर कोई इमारत नहीं जिसे ईंट गारे से जोड़ लो। घर दिलों से बनता है। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो ये हवेली फिर से हंसी खुशियों से भर जाएगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। राम किशोर की सेहत में सुधार आने लगा। बच्चे फिर से आंगन में खेल कूद करने लगे। बहुएं मिलकर खाना बनाने और त्योहार मनाने लगी। खेत की पैदावार अब केवल पैसों का सवाल न रहकर मेहनत और साझेदारी का प्रतीक बन गई। शांति अब सचमुच बदल गई थी। अब वो किसी की चुगली नहीं करती, बल्कि अगर किसी में झगड़े की आहट दिखती तो सबसे पहले समझाने पहुंच जाती। उसकी जुबान अब जहर नहीं बल्कि मिठास बन गई थी। साल के अंत में जब दिवाली आई तो पूरे गांव ने देखा कि हवेली फिर से जगमगा उठी है। दरवाजे पर रोशनी, आंगन में हंसी और दिलों में अपनापन लौट आया। राम किशोर ने सबको एक साथ बैठाकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा परिवार फिर से एक हो गया। याद रखना, घर टूटने में पल भर लगता है, लेकिन जुड़ने में बरसों लग जाते हैं। चुगली, शक और अहंकार सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर इन्हें दरवाजे से बाहर रखोगे तो घर हमेशा रोशनी से भरा रहेगा। सबने मिलकर सिर झुकाया और प्रण किया कि अब कभी आपसी मनमुटाव को चुगली का शिकार नहीं बनने देंगे। शांति का पश्चाताप इस घर के लिए नया सवेरा लेकर आया। सुनीता की सच्चाई और साहस ने परिवार को टूटने से बचा लिया। सास की ममता और भाइयों का प्रेम धीरे धीरे घर को फिर से संवार गया। चुगलखोर जिठानी की कहानी यही बताती है कि चुगली रिश्तों का जहर है और सच्चाई उसका इलाज। जो परिवार सच और विश्वास से जुड़ा होता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।